हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार जानदार और इंफॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बड़े ही कारगर साबित होने वाले हैं। तो साथियों, जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें, और साथ में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके के जो वीडियो है, सरकारी जॉब से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारा जो उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी को घर बैठे एकदम सुगम तरीके से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शिक्षा है वो मिले, और वो विद्यार्थी अपनी बढ़िया तैयारियों के साथ जो अपन टारगेट लेके चल रहे हैं, टारगेट RES, उसमें वो सफल हो। इसके अलावा भी आज का सेशन है वो कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे वो UGC नेट के एग्जाम है, चाहे वो अकाउंटेंट के एग्जाम है, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम है, चाहे वो नवोदय विद्यालय के एग्जाम है, चाहे वो EMRS की एग्जाम है, उन तमाम एग्जाम में आज का सेशन है बड़ा ही फायदेमंद और इफेक्टिव होने वाला है। तो ये काम आपको जरूर करना है। पूरा सेशन है वो आपको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है, चाहे आपने ये सारी चीजें वो पढ़ ली हो, क्योंकि पढ़ ली है तो एक बार आपको अपने आप को टेस्ट करने का भी मौका मिल जाएगा कि क्या जो चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई है क्या वो आपने अभी तक पढ़ी है या नहीं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपका छूट गया हो, क्योंकि अभी जो कॉमर्स में 340 पोस्ट है ना वो पर्याप्त है ना। 340 पोस्ट है वो खूब है मेरे हिसाब से, क्योंकि 2013 में 621 पोस्टों के लिए सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद कॉमर्स में ये सबसे बड़ा नोटिफिकेशन यही है 340 पोस्टों के लिए। तो बड़ी पोस्ट है कॉमर्स के लिए, और आगे आप लगातार देख रहे हो कि कॉमर्स में जो स्टूडेंट का ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि आगामी दिनों में आपको कॉमर्स से रिलेटेड है वो कम भर्तियां देखने को मिले। तो अपने को जो तीर चलाना है वो ऐसा अभी चलाना है ताकि अपन गजेटेड ऑफिसर बन जाए। तो ठीक है साथियों, पूरा सेशन है वो आपको देखना है स्टार्ट से लेकर एंड तक। और मैं आज का सेशन है वो अभी आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जिसका जवाब है वो आपको देना है। देखिए, अब आपको जवाब देना है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है और आपको फटाफट इसका जवाब देना। देखो इसमें क्या लिख रखा है कि आपके जो ऋण पत्र है ना, आपके जो ऋण पत्र है वो कितने के हैं। ऋण पत्र 1,00,000 रुपए के, जो 10% बट्टे पर निर्गमित किए गए, यानी 10% डिस्काउंट पे, जिनका 5 वार्षिक किस्तों द्वारा शोधन करना है ना, रिडम्पशन करना है। प्रति वर्ष बट्टे की अपलिखित की जाने वाली राशि कितनी होगी, है ना। अब देखो आपका जो बट्टा कितना होगा, डिस्काउंट है वो कितना होगा। अब इसमें बताना आपको क्या 10,000 होगी, क्या 1,000 होगी, क्या 2,000 होगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसमें देखो ऑप्शन अपने पास है। सबसे पहले अपने को डिस्काउंट निकालना, तो देखो 1,00,000 है, 1,00,000 का 10% हटाएंगे तो नीचे 100 लिख देंगे। ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये अमाउंट कितनी आ गई, 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए आपको 5 वर्ष में अपलिखित करने, 5 वार्षिक किस्तों में इनका शोधन करना है। तो आपका पूछा प्रति वर्ष, क्योंकि ये आपकी सीधी राशि है, इसमें जो प्रति वर्ष है ना उस आधार पर आपको इसका क्या करना है, निस्तारण करना है। यानी इसमें 2 मेथड होती है। एक तो आपकी बराबर किस्त मेथड, ये कौन सी है, ये आपकी बराबर किस्त मेथड है, बराबर किस्त विधि है। इसमें क्या होगा, प्रत्येक वर्ष बराबर राशि है वो आपकी लाभ हानि खाते से या यूं मानो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ की जाएगी। और एक दूसरी मेथड आती है बकाया ऋण पत्रों का अनुपात। इसकी दूसरी मेथड है बकाया ऋण पत्रों का अनुपात। ये अनुपात में आपको प्रत्येक वर्ष है वो
की जाती है। इसमें क्या होता है, बराबर किस्त में प्रत्येक वर्ष समान राशि होती है, जबकि इसमें क्या होता है, प्रारंभ में ज्यादा होती है और फिर धीरे धीरे वो राशि कम होते जाती है। तो इन दोनों में ये अंतर हो गया, बराबर किस्त में समान राशि रहेगी, बकाया ऋण पत्रों का अनुपात है उसमें पहले वर्ष में ज्यादा राशि होगी, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम, इस हिसाब से चलेगी। तो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष, तो प्रत्येक वर्ष अपलिखित राशि, तो 10,000 है और टोटल ईयर कितने हैं 5, तो प्रत्येक वर्ष कितनी होगी 2,000 राशि अपलिखित की जाएगी। तो यहां पर पूछा प्रति वर्ष अपलिखित की जाने वाली राशि, तो 2,000 है, वो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2,000 तो आपके राइट ऑफ हो जाएंगे। अब 10,000 में से 2,000 तो ये राइट ऑफ हो गए, किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, बच गए 8,000। तो ये 8,000 है वो बैलेंस शीट के नीचे आपकी जो फुटनोट होता है, फुटनोट या जिसे टिप्पणी कहते हैं, टिप्पणी के रूप में इसको दिखाया जाएगा। किसको, 8,000 रुपए को, है ना। तो ये 8,000, फिर अगले साल फिर 2,000 कम हो जाएंगे तो 6,000, फिर अगले साल 2,000 कम हो जाएंगे 4,000, फिर अगले साल 2,000 कम हो जाएंगे 2,000, फिर 2,000 कम हो जाएंगे 0। तो ये आपकी राशि है 5 वर्षों में बराबर किस्तों में अपलिखित की जानी है, क्योंकि ये बराबर किस्त मेथड है। और अगर बकाया ऋण पत्रों की भुगतान विधि होती तो उसमें पहले वर्ष ज्यादा होता और फिर धीरे धीरे वो राशि कम होते जाती। तो इसमें पूछा 5 वर्षों में 2,000 रुपए प्रत्येक वर्ष अपने को राइट ऑफ करनी होगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात, बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने स्क्रीन पर, आपको फटाफट इसका जवाब देना है। क्या है कि ऋण पत्रों पर ब्याज खाते को स्थानांतरित किया जाता है। ऋण पत्रों पर जो ब्याज होता है उसको स्थानांतरित किया जाता है, पंच प्रीमियम खाते में, लाभ हानि खाते में, सामान्य संचय में या चिट्ठे में। देखो ऋण पत्रों पर ब्याज, ऋण पत्रों पर ब्याज, देखो ब्याज की इस तरीके से एंट्री होती है। इसकी जो पहली प्रविष्टि होती है वो ये होती है, क्या होती है कि डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट। पहली प्रविष्टि ये होगी इसकी, पहली डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट या टू डिबेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्टेड एट ए सोर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री भुगतान करने की, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डीआर और टू बैंक अकाउंट। ये इसकी दूसरी प्रविष्टि होगी। और इसकी तीसरी प्रविष्टि कि भाई सबसे पहले आपने ब्याज है वो आपने इन दोनों पे लगाया है, जिसमें आपका टैक्स भी है और डिबेंचर होल्डर भी, इन दोनों को भुगतान कर दिया। अब डिबेंचर इंटरेस्ट है उसका पेमेंट किया जाएगा या इसको चार्ज किया जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डीआर टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है कि ब्याज खाते को, है ना, ये आपका ब्याज हो गया, यहां पे भी है और यहां पर भी है। डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाएगा, तो कौन से में ट्रांसफर किया जाएगा, ये रहा आपका P&L अकाउंट, तो ये लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो बी है इसका यहां पर सही आंसर होगा। क्या होगा, बी है वो इसका सही आंसर होगा, इसे लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है,
हो गई बात समझ में? बढ़ जाए आगे। एंट्री नोट कर लियो कि ऋण पत्रों पर ब्याज से संबंधित ये आपकी प्रविष्टियां होती है। अगर ये 6 माह की है तो सेम टू सेम प्रविष्टियां ये होंगी, सिर्फ ये आपको एक बार करनी है। ये दोबर होगी, 6 माह की है तो, और ये भी दोबर होगी। लेकिन एनुअल है तो ये भी एक बार, ये भी एक बार और ये भी एक बार। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या है कि ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग के विक्रय पर लाभ पर क्रेडिट किया जाएगा। कौन सा खाता क्रेडिट होगा? डिबेंचर शोधन कोष खाता, सामान्य संचय खाता, लाभ हानि खाता या अंश पूंजी खाता। यानी डिबेंचर रिडम्पशन फंड, जनरल रिजर्व, पी&एल अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट, इनमें से कौन सा आपका होगा? देखो, विनियोगों के विक्रय पर जब लाभ होता है तो इसकी एंट्री होती है डिबेंचर सिंकिंग फंड। क्या होती है? डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, डिबेंचर सिंकिंग फंड। ये इसकी एंट्री होती है कि जब ऋण पत्रों के शोधन पर जो विनियोग होते हैं और उनका विक्रय किया जाता है तो लाभ होगा, तो ये प्रविष्टि होगी डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। अब उसमें पूछा कौन सा खाता क्रेडिट होगा, तो देखो आपके सामने है, ये खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो ये डिबेंचर सिंकिंग फंड कौन सा है? ये रहा आपका ऋण पत्र शोधन कोष, है ना। डिबेंचर रिडम्पशन फंड, इसको सिंकिंग को रिडम्पशन भी कहते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन फंड कह दो या डिबेंचर सिंकिंग फंड कह दो। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए है, वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछे कि डेबिट कौन सा होगा, अगर ये पूछे कि डेबिट कौन सा होगा, तो डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है वो आपका यहां पर डेबिट हो जाएगा, और डिबेंचर रिडम्पशन फंड या डिबेंचर सिंकिंग फंड है वो आपका यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हानि होती है तो जस्ट इसकी विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी। ये तो लाभ के लिखा है, और अगर यहाँ लिखे हानि, तो हानि पर हो जाएगा डिबेंचर सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट या टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर हानि होती है तो ये प्रविष्टि है विपरीत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे, फटाफट इसका जवाब देना है। इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखो, 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों में गत वर्ष 50,000 के ऋण पत्रों का शोधन किया गया। 1 लाख के जो ऋण पत्र थे उसमें से 50,000 अंशों का शोधन कर लिया गया। शोधन कोष खाते का शेष है वो आपके पास 1 लाख रुपए था। शोधन से शोधन कोष खाते पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शोधन से शोधन कोष खाते का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शोधन कोष खाता बंद कर दिया जाएगा। इस खाते में 50,000 रुपए सामान्य संचय में ले जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शोधन पर हानि की गणना करके कोष खाता बंद कर दिया जाएगा। देखो, ऋण पत्रों का शोधन करते हैं तो हमारे पास जो शोधन कोष है उनसे राशि काम में ली जाएगी, है ना। और वो राशि काम में ली जाएगी तो फिर इसमें से 50,000 रुपए कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? आपके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। आपका बी है वो यहाँ पर सही आंसर बता रहा है कि इस खाते में से 50,000 है वो सामान्य संचय में ट्रांसफर कर देंगे। कौन से में से? रिडम्पशन फंड में से, है ना। डिबेंचर रिडम्पशन फंड है उसमें से आपके 50,000 रुपए है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और करते ही अपना काम है वो पूरा हो जाएगा, अपना आंसर भी सही आ जाएगा।
ठीक है, तो इस खाते को क्या करना है, इस खाते से 50,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट जवाब देना है, क्योंकि आपका जवाब है वो आपको स्वयं को चेक करेगा कि भाई आप किस स्तर की तैयारी कर रहे हो अभी, और किस चीजों की तैयारी करने की आवश्यकता है ना। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन है कि ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, इन्हें अपनी राशि के बदले क्या प्राप्त होता है ना। ऋण पत्रधारी जिन्होंने कंपनी को ऋण दे रखा है वो कंपनी के ऋणदाता है, तो उनके बदले में उन्हें क्या मिलेगा, लाभांश, ब्याज, बट्टा या स्वामित्व में हिस्सा। बताओ देखिए क्या मिलेगा, बताओ देखिए। ऋण पत्रधारी है वो कंपनी के ऋणदाता है, तो निश्चित रूप से जिन्होंने ऋण दिया है उनको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्याज मिलेगा। तो यहां पर बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऋण पत्रधारियों को ब्याज दिया जाएगा। आपको पता होगा कि भाई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दोनों पूंजीगत हानि है, ये आपको ध्यान में रखना। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दोनों पूंजीगत हानि है। इसको अपने को क्या करना है, सबसे पहले प्रतिभूति प्रीमियम से अपलिखित करना है ना। उसके बाद अगर प्रतिभूति प्रीमियम नहीं है तो अपने पास पूंजीगत लाभ या पूंजीगत संचय में से इसको अपलिखित करना है, और अगर ये भी नहीं है तो फिर हमें इसको लाभ हानि खाते से अपलिखित करना है, क्योंकि इन हानियों को अपलिखित करने के समय कंपनी अधिनियम में वैसे कोई निर्धारित नहीं है कि कितने समय में अपलिखित किया जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना जिस दिन ऋण पत्रों का शोधन होता है उससे पहले इनका आपको अपलिखित करना अनिवार्य है। जिस दिन शोधन होगा उससे पहले ये अपलिखित हो जानी चाहिए, है ना। जैसे कि अगर अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम है तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो अपने पास कैपिटल रिजर्व है, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डीआर। अगर अपने पास कैपिटल रिजर्व नहीं है तो कैपिटल प्रॉफिट होगा, तो कैपिटल प्रॉफिट अकाउंट डीआर, उससे राइट ऑफ कर देंगे। अगर कैपिटल प्रॉफिट भी नहीं है तो अपने पास लाभ होगा, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, है ना। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी राइट ऑफ करने की, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना कि ऋण पत्रों से रिलेटेड या आपके अंशों से रिलेटेड, अंश डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर भी हो सकता है, लेकिन शेयर तो वर्तमान समय में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप अंशों का दो ही तरीके से निर्गमन कर सकते हो, एक तो प्रीमियम पर और एक सम मूल्य पर। बट्टे पे आप निर्गमन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ऋण पत्र है उनका ही आप बट्टे पर निर्गमन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है ना। चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही उपयोगी है ना, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आ गया, स्क्रीन पे है, और आपका जो मेन उद्देश्य है वो ये होना चाहिए फटाफट आंसर देने का। देखो क्या है कि एक सार्वजनिक कंपनी को निम्नलिखित जारी करने का अधिकार है, सॉरी अधिकार नहीं है। नेगेटिव में पूछा है कि एक सार्वजनिक कंपनी को निम्नलिखित जारी करने का अधिकार नहीं है। क्या जारी नहीं कर सकती, पूर्वाधिकार जारी कर सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
ऋण पत्र है वो भी जारी कर सकती है, किया ही है। समता अंश है वो भी जारी कर सकती है, लेकिन स्थगित अंश है वो जारी करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा है तो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। और अगर जारी करने का अधिकार पूछे तो आपके समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र है, उन सब को जारी करने का अधिकार है एक कंपनी के पास से होता है, एक सार्वजनिक कंपनी के पास। निजी कंपनी के पास नहीं होता, सार्वजनिक कंपनी के पास ये अधिकार होता है। निजी कंपनी अंशों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, निजी कंपनी किसी भी प्रकार के अंशों का स्थानांतरण नहीं करती। ठीक है, तो स्थगित अंश है वो उनका अधिकार नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो, बताओ, देखिए इसका जवाब क्या है कि ऋण पत्रों के शोधन हेतु नए ऋण पत्र बट्टे पर देकर परिवर्तन द्वारा शोधन करने पर क्या सही होगी, है ना। देखो बट्टे पे है ना, ऋण पत्रों के शोधन हेतु नए ऋण पत्र बट्टे पर देकर परिवर्तन किया गया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर, अब बट्टे पे है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू न्यू डिबेंचर, टू न्यू डिबेंचर अकाउंट, कि भाई डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू न्यू डिबेंचर, ये इसकी प्रविष्टि होगी। अब इसने पूछा है क्या सही है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट होगा, तो ये तो हो रहा है। ऋण पत्रों के शोधन पर बट्टा खाता क्रेडिट होगा, तो ये नहीं हो रहा। बट्टा खाता शोधन को प्रभावित नहीं करेगा, तो ये भी गलत है, प्रभावित करेगा। केवल ऋण पत्र धारियों का खाता डेबिट होगा, तो केवल नहीं होगा, ऋण पत्र धारियों का और डिस्काउंट ऑन इश्यू दोनों का डेबिट होगा, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। हाँ होगा, ऋण पत्र धारियों का भी डेबिट होगा, लेकिन केवल नहीं होगा, है ना। ये केवल लगा दिया ना, इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब परीक्षा में इतना ही चीज होती है। अब आपको पता होता है कि भाई डिबेंचर होल्डर अकाउंट है वो भी डेबिट हो रहा है और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट हो रहा है ना। और इसके अकॉर्डिंग कि भाई दो तो ये गलत हो गए, लेकिन यहां पर अपन देखते हैं तो ऋण पत्र धारियों खाता भी डेबिट हो रहा है ना, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का भी डेबिट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर केवल इसमें शामिल कर दिया। तो ये दोनों पॉइंट है विद्यार्थियों को कंफ्यूज करते हैं, और इसी कंफ्यूजन की वजह से उनका प्रश्न है, उनका पेपर में जो क्वेश्चन दे रखा है वो गलत हो जाता है। तो अगर अपन ने पूरी चीज आराम से पढ़ रखी है, डीपली पढ़ रखी है, तो जरूर हम उसका जवाब सही तरीके से दे सकते हैं। क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतने ही ज्यादा आप पारंगत होगे, और जब पारंगत आप हो जाओगे तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि ए है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाता है वो क्या होगा, डेबिट होगा, एकदम सही। सही ये भी है, लेकिन केवल नहीं है, ऋण पत्र धारियों का भी खाता है वो डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी, जब चेंज करता है तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट या टू न्यू डिबेंचर, क्योंकि वो परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। चलो आपकी अनुमति तो आगे, क्योंकि हर चीज है वो समझ में आनी चाहिए, समझ में आएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आसान है, आराम से आप इसका जवाब दे सकते हो कि दिया गया है क्या, क्रय प्रतिफल आपके पास 28,80,000 रुपए, भुगतान में ऋण पत्र 80 रुपए प्रति और 10 रुपए प्रति ऋण पत्र प्रीमियम, निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या होगी, नंबर ऑफ इश्यू डिबेंचर। देखो कितने, 28,800, 32,000, 32,200 और 30,000।
देखो अपने पास क्रय प्रतिफल की राशि कितनी है, पीसी बटे, वैसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई क्रय प्रतिफल आपके पास है 28,80,000 और ऋण पत्रों का प्राइस हो गया 80 + 10, क्योंकि प्रीमियम की कितने हैं 10, तो 28,80,000 में 90 का भाग दे देंगे, ये बिंदु ये बिंदु। अब 28,800 में, अब देखो 28,800 भी यहां पे आ रहा है कंफ्यूज करने के लिए, 28,800 में ये है 2,88,000 है ना, उसमें आपको भाग देना 9 का, तो पहले भाग देंगे तो 9 3 27, 270, 270 बच गए कितने 18, 18 अगली 0 180, 9 दूनी 18 और फिर 1 2 1 2 1 2 9 दूनी 18, तो कितने आ गए 32,000। 32,000 आ रहा है क्या, बताओ देखें, 32,000 आ रहा है, सही है ना, तो 32,000, देखो 32,000 कहां, 32,000 यहाँ, तो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा 32,000 इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है कि भाई 2,88,000 में 9 का भाग देंगे तो 32,000 आएगा, आप गुणा करके देख लेना 32,000 ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी कैलकुलेशन होगी ना कि यहाँ पर निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या पूछी है, नंबर ऑफ इश्यू डिबेंचर, तो आपके ऐड करेंगे 80 रुपए और 10 रुपए, तो 90 का भाग देंगे तो आपके 32,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी सारी बातें, बढ़े आगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उसका रिप्लाई करेंगे। कई बार हो सकती है कि टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ है वो डिस्टर्ब हो सकती है, बाकी हमारा प्रयास है कि एकदम क्लियरिटी के साथ एकदम सही तरीके से जो आपको समझ में आ सके उस हिसाब से आपको सेशन उपलब्ध करवाएं, हमारा प्रयास यही है। फिर भी टेक्निकल थोड़ी सी मिस्टेक कहीं पे भी हो सकती है तो उसका थोड़ा सा जरूर आप ध्यान रखें, बाकी सब ठीक है। बढ़े आगे, देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋण पत्र शोधन से विनियोग खरीदने पर क्रेडिट होगा। ऋण पत्र शोधन से विनियोग खरीदने पर आपका कौन सा खाता है वो क्रेडिट होगा, ये आपको बताना है। कौन सा खाता क्रेडिट होगा, तो देखो बैंक खाता होगा या विनियोग खाता, ऋण पत्र खाता या लाभ हानि खाता। यानी विनियोग खरीद रहे हो तो ओवन डिबेंचर अकाउंट DR टू बैंक खरीद रहे हैं ना, तो टू बैंक, तो खरीदने पर अपने पास पैसा गया टू बैंक, तो यहां पर इसका बैंक का वो सही हो जाएगा। इसका मतलब है ए है वो यहां पर इसका सही आंसर होगा। ऋण पत्र शोधन से विनियोग खरीदने पर आपका बैंक अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, ऋण पत्र शोधन से विनियोग खरीदने पर आपका बैंक अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी क्रय नहीं कर सकती, नहीं नेगेटिव पूछा, स्वयं के ऋण पत्र, दूसरी कंपनी को अंश, स्वयं के अंश, स्वयं की संपत्तियां, स्वयं की संपत्तियां। एक कंपनी क्रय नहीं कर सकती, क्या नहीं क्रय कर सकती है ये आपको बताना है। तो ओवन डिबेंचर है वो खरीदती है, दूसरे के अंश वो भी खरीदते हैं, स्वयं के अंश वो भी खरीदते हैं, लेकिन स्वयं की संपत्तियां वो नहीं खरीद सकते, इसलिए यहां पर इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। तो डी है वो यहां पर सही आंसर है। जरूर आप कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार इसका क्या आंसर है, क्योंकि लगातार आपके जो सहयोग है वो हमें अपेक्षित रहते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये सारी चीज है
वो आपके लिए ही उपलब्ध करवाई जा रही है कि कॉमर्स का कोई विद्यार्थी ये ना सोचे कि हमें फ्री में कोई ऐसा मैटर मिल जाता जिसका फायदा हमें एग्जाम में हो सके। तो उसी के लिए अपन लगातार प्रयास कर रहे हैं। फ्री का जो मैटर है जिसको अपन ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं, निश्चित रूप से ये सारे सेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और कारगर साबित होंगे, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। तो ठीक है साथियों, ये था आज का एक और शानदार जानदार और छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो बड़ा ही आपके लिए फायदेमंद किफायती रहेगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहें, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होगी कि तब तक अपन लगे रहेंगे, है ना। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपना टारगेट है, टारगेट आरएएस गजेटेड ऑफिसर बनने का, उसके लिए अपन लगातार प्रयास कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।